किसी को कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न हो आपके? नमस्ते सर जी। हेलो। सर शैलेंद्र नाथ डे की मृत्यु बता दीजिए। क्या बता रहे सिलेंडर डे का? सर मृत्यु वाला सन बता दीजिए, कौन से सन में हुई थी? सिलेंडर डे। सिलेंडर जी डे की सर। मृत्यु कब हुई थी? जी सर। सिलेंडर डे की मृत्यु 1900 ये 1890 से 1971, 1971 तक 71। लेके चलेंगे उनको। 1890 से 1971 तक लेके चलेंगे। लिखा नहीं है क्या रेशमा? जी सर, बस यही पॉइंट छूटा हुआ था, वही पूरा था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। जी हेलो सर। सर। जी भैया हेलो बताते हैं, बताइए। हाँ भैया। सर, असित कुमार हालदार के जो चित्र लिखवाए थे, प्रमुख चित्र, हाँ तो उसमें कच देवानी भी तो है। हाँ, वो भी है। इनका चित्र है, रविन्द्रनाथ ठाकुर का भित्ति चित्र है ये याद रखना इतना। हाँ जी, यही कंफर्म करना था। हाँ उसमें ठीक है, लिखा वो नहीं भी था है। इसीलिए, इस बार लिखा नहीं था अच्छा इसीलिए चलो, कोई पूछा। बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो कुछ छुट्टे छुट्टे हैं आपके, वो आपको टेस्ट पेपर में मिल जाएंगे, वहां पर हो जाएंगे। छूट गया होगा, हो सकता है ना, ध्यान ना हो, तो लिखवाते वक्त छूट गया हो। जी सर। हमारी जो है, हाँ। और बताइए, किसी को कुछ पूछना हो? किसी के कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो? सर एक क्वेश्चन और बता दीजिए। हाँ बताइए। सर 1890 की स्थापना कहाँ हुई, ये बता दीजिए। किसकी? 1890 ग्रुप है। हाँ, ग्रुप 1890 है। हाँ सर, वो उसकी स्थापना कहाँ हुई, गुजरात में? ऑप्शन में क्या है? गुजरात भी लिखा, दिल्ली भी लिखा है सर। जी। गुजरात भी लिखा, दिल्ली भी लिखा। दोनों ऑप्शन में है, गुजरात भी है, दिल्ली भी है। जी सर। अगर दोनों ऑप्शन आपके पास है, गुजरात भी है और दिल्ली भी है, ठीक, ये अगर ऑप्शन आपके पास है कि गुजरात भी है, दिल्ली भी है, तो हम जहां तक जाएंगे, हम लोग गुजरात के साथ चलेंगे, क्योंकि ग्रुप 1890, ठीक है, भावनगर गुजरात में इस ग्रुप की स्थापना हुई थी, ज्योति पांड्या के घर पे। उस घर का जो मकान नंबर था वो 1890 था, जिस कारण इस ग्रुप का नाम 1890 पड़ा। उसके बाद अगले साल बोलते हैं कि 1962 में इस ग्रुप की स्थापना होती है, और 1963 या 1961 में इसकी स्थापना होती है। तो 1962 में इसको दिल्ली में यानी कि दिल्ली में ये जब आते हैं, तो आपकी जो संस्था है, कौन सी संस्था? ललित कला अकेडमी। आपकी जो संस्था है, ललित कला अकेडमी, अकादमी, 1962 में इस ग्रुप को मान्यता देती है। ठीक है, इस ग्रुप को दिल्ली में, ये ध्यान रखें, जब भी स्थापना की बात करें आपसे, अगर गुजरात ऑप्शन में है तो गुजरात लगाइए, नहीं है तो दिल्ली लगाइए। जी भावनगर सर। गुजरात में इस ग्रुप की स्थापना हुई थी। ठीक, ये जी याद सर। रखिए इतना। उसके बाद आज बात होनी है आपसे, और क्वेश्चन किसी के भी कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए जल्दी से। किसी के क्वेश्चन हो तो बता दीजिए।
किसी के नहीं? भैया जो ललित कला अकादमी बताया है 1962 तो राज्य वाला है ना इसमें? नहीं, राज्य राज्य ललित वाला कला नहीं, दिल्ली वाला। राज्य वाला नहीं, दिल्ली वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, केंद्रीय ललित कला अकादमी। नहीं, केंद्रीय वाला तो 1962 में उस स्थापना थोड़े बता रहे थे उसको हम। 1890 जो ग्रुप था उसकी स्थापना 1961 या 62 में होती है। ठीक, कुछ बुक्स वाले उसको 63 भी लिखते हैं कि 63 में भी इसकी स्थापना हुई। तो ग्रुप 1890 की स्थापना जब होती है 1961 मान लें या 1962 मान लें, ठीक है, इस ग्रुप की स्थापना 1961 या 62 में हुई। अगले साल इस ग्रुप को मान्यता कब मिली? तो वो अगले साल मिली। अगर स्थापना 1961 मानेंगे तो मान्यता 1962 में मिलेगी, दिल्ली में कहाँ पे? ललित कला जो अकेडमी आपकी थी दिल्ली वाली, उस संस्था ने 1962 में 1890 वाला जो ग्रुप था उसको मान्यता दी, यानी कि वो ग्रुप जो हुआ वो रजिस्टर्ड हुआ, उसको एक नंबर दिया गया। ये बात वहां पर हो रही है। इसकी बात नहीं हो रही है कि उसकी स्थापना 1962 में हुई थी। जो आपकी एकेडमी थी, एकेडमी ने 1962 में ग्रुप 1890 को मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, ये है वहां पे। जी। बाकी हाँ, ये चीज वहां पर है, उस चीज की बात आपसे हो रही थी वहां। चलिए, और बताइए, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे हैं। चलिए ठीक है, बात करते हैं यहाँ के कलाकारों की। ये जो हेडिंग आपकी है भाग सेकंड, जो आपका सिलेबस था, उस सिलेबस की ये जो दूसरी हेडिंग आपकी है कि बंगाल शैली के नृत्य कलाकार। पहले हम कलाकारों की लिस्ट बना लेते हैं और हम किसी से पूछ लेते हैं कि इस हेडिंग के अंतर्गत कितने कलाकार हैं। हमारे पास डेट वाइज आर्टिस्टों की लिस्ट थी, डेट वाइज कलाकारों की लिस्ट थी। ठीक है, तो हम डेट वाइज ही आपसे पूछेंगे। और सबसे पहले मीना पाल से पूछते हैं। मीना पाल जुड़ी है क्लास में क्या? मीना पाल, मीना पाल हूँ, वैभव त्रिपाठी जी जुड़े हों। जी सर। आपने सिलेबस देखा था इसका? जी सर। सिलेबस की जो हमने बात की थी, तो इस हेडिंग के अंतर्गत कुछ कलाकारों के नाम लिखे गए थे कि इस हेडिंग में इन्हीं कलाकारों को हम लोग पढ़ेंगे चल करके। जी वो सर। कौन कौन से आर्टिस्ट होंगे जिनको हम यहाँ पर सर पढ़ेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, निकोलस रोरिक, एएच मूलर, यामिनी राय, जॉर्ज हाँ, किट, श्वेता रोरिक, वाटर एंड होमर, और उसके बाद अमृता शेरगिल। हो गए सारे के सारे? सर बस यही पता शायद है। हम लोग, ठीक है, कोई बात नहीं है, इतने भी अगर पता है तो ठीक है। डेट वाइज डेट इनकी पता है सभी को? किसको डेट पता है? यहाँ पर जितने भी कलाकार लिखे हैं उनकी डेट क्या है? सर बताए। बताइए। 61 के रविन्द्रनाथ, 67 के गगनेन्द्रनाथ, 74 रोरिक, 78 मूलर, ठीक 87 ठीक, यामिनी, हाँ, 1901 के कीट, 4 के रोरिक, 5 होमर, 13 अमृता शेरगिल, 14 या 17 जैनवाल आबुद्दीन। जैनुल आबदी, ठीक है। मीना पाल नहीं जुड़ी है? शोभा से बात करते हैं, बताइए शोभा। जी सर। हाँ, 1861, उसके बाद 1867, उसके बाद कौन सा कलाकार आएगा इस डेट वाला? 1874 निकोलस रोरिक, 1874 आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? 1878 एएच मूलर, 78 आएगा, फिर उसके बाद? 1887 यामिनी राय, उसके बाद? 1901 जॉर्ज किट, उसके बाद? 1904 उन्नीस स्वेस्लाव सौ रोरिक, ठीक, उसके बाद? 1905 वाटरलैंग होमर,
उसके बाद 1911 अमृता शेरगिल, 1911, उसके बाद 1914 जैनुल आबदीन, हाँ कौन सा, जैन वाला, 1901 और भी कलाकार। आदिनाथ हाँ मुखर्जी, 1900, 1921 आदिनाथ मुखर्जी, आदिनाथ मुखर्जी, ठीक है। और भी उसमें है, आदिनाथ मुखर्जी है, रूप कृष्ण है, मेरी कृष्णा भी है, लेकिन हम लोग वहां तक नहीं चलेंगे, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं कलाकारों में से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये जितने भी कलाकार हमने यहाँ पर लिखे हैं डेट वाइज। 88 वाला जी जी, 1888, यामिनी राय। 88 में कौन है? जी हाँ, यानी 1888 में है, 88 में तो नहीं है यामिनी राय। 87 में है, 87 में। तो 87 तो लिखा है बेटा, 78 के बाद 87, फिर 1901, 4, 5, 13, 17 लिखा तो गया है, हमें लगता है 5 नंबर पे लिखा 1887, जी सर। है नहीं? हाँ। 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। 67 में गगनेन्द्र नाथ आ जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भतीजे गगनेन्द्र नाथ। 74 में आपके निकोलस रोरिक, रूस के कलाकार हैं निकोलस रोरिक। 78 में एएच मूलर। 87 में यामिनी राय। 1901 में कौन है? जॉर्ज कीट। 1904 में स्वेतस्लाव रोरिक, स्वेतस्लाव रोरिक। और 1905 में बहुत छोटे छोटे कलाकार हैं, वाटर लैंग होमर। ये दो बहुत छोटे कलाकार हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे। 1913 अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल। और 1917 जैनुअल आबदीन, जैनुअल आबदीन। ठीक, ये इतने कलाकार हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। इनमें से दो आर्टिस्ट, कोशिश ये रहेगी कि दो आर्टिस्ट जो आपके हैं अभी आज ही समाप्त हों, उसके बाद 1, 2, 3, 3 आर्टिस्ट आपके कल हो जाएंगे। 3 ही जबकि 4 हो सकते हैं, क्योंकि यामिनी राय थोड़ा सा बड़े हैं, निकोलस रोरिक भी बड़े हैं, एच मूलर और जॉर्ज कीट छोटे कलाकार हैं। कोशिश होगी कि ये 4 हो जाएं। उसके बाद एक दिन में ये होने हैं आपके। इनमें वाटरलैंग होमर, स्वेतस्लाव रोरिक और जैनुल आबदीन बड़े छोटे कलाकार हैं, और अमृता शेरगिल बड़ी कलाकार हैं। ठीक है, तो ये 3 दिन का टॉपिक होना है आपका। कोशिश रहेगी कि 3 दिन में ये समाप्त किया जाए। कलाकारों की लिस्ट आपको ऐसे ही पता होनी चाहिए, डेट वाइज कलाकारों की लिस्ट आपको कंफर्म होनी चाहिए। इसमें कोई समझौता हम नहीं करेंगे। हम जब भी पूछेंगे आपसे डेट वाइज ही आर्टिस्टों के नाम पूछेंगे, और डेट वाइज आर्टिस्टों के नाम ही मुझे पता होने चाहिए। आगे जब इनको हम पढ़ लेंगे, इनको हम जब पढ़ लेंगे तो जहां पर हम ये चार्ट जब नोट्स आप लिखेंगे तो इस हेडिंग के अंतर्गत ये चार्ट आपको बनाना है। ये चार्ट बना लेंगे और आगे की जगह छोड़ देंगे कागज में। आगे की जगह जब हम एक एक कलाकार को पढ़ लेंगे तो उसके आगे उसकी डेट और उसका जन्म स्थान या मृत्यु स्थान जो भी है वो स्थान लिख लेंगे कि कहाँ का कलाकार था। ये आपको लिखना पड़ेगा जब भी आप नोट्स लिखेंगे तब। ये लिस्ट आपको बना लेनी है, इसमें आपको कोई समझौता करना ही नहीं है। हर हेडिंग के अंतर्गत जो भी कलाकारों की लिस्ट है वो आपको मेंटेन रखनी है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब इनमें से हम एक कलाकार को उठाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को, और उन पे बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। अठारह सौ इकसठ से 1913,
ठीक है, नहीं 11 नहीं, 1941 तक लेकर के चलेंगे। 1941 जब अमृता शेरगिल की मृत्यु होती है तभी इनकी मृत्यु होती है, ये ध्यान रखना। जब अमृता शेरगिल का जन्म होता है उसी साल इनको नोबेल प्राइज मिलता है। तो दो डेट्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, दोनों डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1913 और 1941। यही डेट्स, ये जो दो डेट्स हैं 1913 और 1941 अमृता शेरगिल की जन्म और मृत्यु को दर्शाती हैं। और यही डेट जो है वो रविंद्रनाथ के दो बड़े कार्य हैं, एक तो नोबेल प्राइज मिलना और दूसरा उनकी डेथ वाली जो डेट है 1941। ठीक है, तो इस डेट में अमृता शेरगिल और रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई और 1913 में अमृता शेरगिल का जन्म हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला। तो ये अपना ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनकी हेडिंग वही बनाते हैं, जन्म शिक्षा। ठीक है, इनके में शिक्षक वगैरह कुछ नहीं रहेगा, तो एक हेडिंग इनके में बेसिक रहेगी, जन्म व मृत्यु स्थान। ये हेडिंग इनके में केवल एक रहेगी, बाकी इनकी शिक्षा कहाँ से हुई, क्या हुआ, उसके बारे में ज्यादा कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं पूछी जाती है। जन्म व स्थान लेकिन हम लोग लिख लेंगे, अभी शिक्षा की जब बात करेंगे कि शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली तो उसको भी लिख लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो पेपर में कभी नहीं पूछी जाती है। जन्म व मृत्यु स्थान तो जोड़ा सांको, एक ही भवन था, जोड़ा सांको कलकत्ता, जोड़ा सांको कलकत्ता। राज्य आपको पता है पश्चिम बंगाल में। शिक्षा इनकी देखिए कहाँ से होती है, तो संत जेवियर स्कूल, संत जेवियर स्कूल कलकत्ता और लंदन विश्वविद्यालय से। ठीक, ये दो जगह से इनकी शिक्षा है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा नहीं है, चित्रकला से संबंधित इन्होंने कोई भी शिक्षा नहीं ली थी। सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा चित्रकार है जिसने कला की शिक्षा कहीं से भी नहीं ली थी, एक इनके में पूछा जाता है। और एक आरा आपके जो हैं उन्होंने भी चित्र निर्माण की शिक्षा या आर्ट की शिक्षा, कला की शिक्षा कहीं से भी नहीं प्राप्त की थी, कहीं से भी नहीं। स्वयं इन्होंने सीखा था, स्वयं इन्होंने कार्य करना सीखा था। जन्म हुआ मृत्यु स्थान जोड़ा सांको कलकत्ता है, शिक्षा संत जेवियर स्कूल कलकत्ता और लंदन विश्वविद्यालय। ठीक, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, शिक्षा वाला पॉइंट अगर याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है इनकी प्रसिद्धि वाला, कि किस क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है, ये जानना बड़ा जरूरी है। ये हेडिंग इसलिए हम बना लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बड़ा ही बारीकता के साथ पूछा जाता है और क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। तो देखिए, प्रसिद्धि नंबर 1 पे किस क्षेत्र में है, कवि, नंबर 1 कवि, नंबर 2 नाटककार, क्रम से रहेंगे, नाटककार, नंबर 3 नाटककार, उपन्यासकार, नंबर 4, ये क्रम से रहेंगे। याद रखिए कि जिस रूप में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं वो कवि के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है। कवि के साथ साथ नाटककार, उपन्यासकार, अभिनेता, दार्शनिक, दर्शन शास्त्र में जब आप जाते हैं तो इनके विचारों को हम लोग पढ़ते हैं। 5 पॉइंट ये हो गए, पांचवा। और छठा लेखक लिख सकते हैं, लेखक भी रहे। और नंबर 7 लास्ट में क्या रहेंगे, चित्रकार, क्योंकि जीवन के अंतिम समय में इन्होंने चित्रकारी भी की, तो चित्रकार। लेखक का मतलब ये कि बहुत सारी पुस्तक भी इन्होंने लिखी, कविताएं भी लिखी, तो लेखक भी रहे। चित्रकार सबसे अंत में, क्योंकि जीवन के अंतिम समय में इन्होंने चित्रकारी का कार्य सीखा, तो इसलिए इनकी गिनती जो है वो चित्रकारों में की जाती है, तो सबसे अंत में चित्रकार है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं, कुछ घटनाएं हैं इनके जीवन काल की, इनके जीवन में कुछ घटनाएं घटित हुई, वो डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उन डेट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन डेट्स की बात करते हैं। नंबर 4 तिथिवार घटनाएं, हेडिंग बना लेते हैं,
तिथिवार घटनाएं, ऐसी तिथियां जिनका संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर से है और वो डेट्स पेपर में पूछी जाती हैं। देखिए, तो सबसे पहले डेट्स लिखते हैं। फर्स्ट डेट 1901 में इन्होंने क्या किया, उसके बाद नंबर सेकंड देखते हैं 1913 में क्या हुआ। पहले दो डेट समझ लेते हैं क्योंकि जगह कम है, लिखना भी इनमें ज्यादा पड़ता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे इसको। 1901 में क्या किया, देखिए पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1860 में स्थापित शांत निकेतन, 1860 में स्थापित शांत निकेतन आश्रम में शिक्षण कार्य प्रारंभ करवाया। शिक्षण कार्य प्रारंभ करवाया। एक तो ये पॉइंट कि शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ कहाँ, उसी शांत निकेतन के आश्रम में, जिसकी स्थापना 1860 में रविन्द्रनाथ के दादाजी देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। उस शांत निकेतन की स्थापना, वह शांत निकेतन जिसकी स्थापना 1860 में हुई, 1860 में स्थापित शांत निकेतन आश्रम में शिक्षण कार्य प्रारंभ करवाया। कब, 1901 में। किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सेकेंड पॉइंट इसका था 1913 वाली डेट। इस डेट में क्या हुआ और रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध इस डेट से किस प्रकार से, उस चीज को समझते हैं। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अभी तक 3 नोबेल पुरस्कार मेरी जानकारी में जहां तक है, 3 नोबेल पुरस्कार भारत में है। एक तो अर्थशास्त्र के लिए, दूसरा जो आपकी जो गांधी फिल्म थी उसमें जो डिजाइनर थी भानु उथैया, उनको मिला, और ये सबसे नंबर 1 पे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार पाने वाले रविन्द्रनाथ जी एशिया के पहले व्यक्ति थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखें कि यह पुरस्कार पाने वाले ये भारत के तो थे ही, क्योंकि भारत का वो पहला व्यक्ति जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर। किस क्षेत्र में दिया गया, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। भारत के तो ये थे ही, उस पॉइंट को हम लिखेंगे या ना लिखे आप ऑटोमेटिक समझ सकते हैं कि जो एशिया का मतलब है भारत, पूरी धरती 7 महाद्वीपों में बटी है। उनमें से यूरोपीय महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका के 2 पार्ट हैं, दक्षिण अफ्रीका के भी 2 पार्ट हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, न्यूजीलैंड है। इसी प्रकार से एशिया महाद्वीप में कई सारे देश हैं, जैसे चीन, म्यांमार, बर्मा, भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इराक, है नहीं, श्रीलंका, जापान, ये जो देश है ये एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो इस पूरे एशिया महाद्वीप में ये पहले ऐसे व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। तो इस बात को ध्यान रखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। यह पुरस्कार किस लिए दिया गया, इस पॉइंट को समझते हैं। यह पुरस्कार इनकी रचना गीतांजलि के लिए दिया गया। इसको ध्यान रखें, जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद दिया गया। जिसका अंग्रेजी में अनुवाद जिसका अंग्रेजी में अनुवाद 1912 में हुआ। ये भी पूछा जाता है कि गीतांजलि का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कब हुआ था, 1912 में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद एक पॉइंट है कि अनुवादित पुस्तक
अनुवादित पुस्तक का मुख पृष्ठ विलियम रोथस्टीन, जो रवींद्रनाथ टैगोर के बड़े मित्र थे, विलियम रोथस्टीन ने चित्रित किया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए कि 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया। 1913 में 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको कैसे मिला, उस बात को समझते हैं। गीतांजलि जो इनकी बंगला भाषा में लिखित एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का जब 1912 में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया, तो इस अंग्रेजी भाषा में अनुवादित पुस्तक को अंग्रेजों ने पढ़ा, या कई लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ा होगा, और उसमें जिस तरह की बातें लिखी गई थी कि जीवन का यथार्थ रूप कैसे है, महाभारत में जो गीता का उपदेश है, कहा जाता है कि महाभारत में जो गीता का उपदेश है, उसी का ये पाठ था जिसको रवींद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ था, ये कहा जाता है। तो उसी को उन्होंने मूल रूप से गीता का उपदेश संस्कृत भाषा में था, उसको रवींद्रनाथ टैगोर ने बंगला भाषा में अनुवादित किया, और फिर बंगला भाषा से उसे इंग्लिश भाषा में 1912 में अनुवादित किया गया। अनुवादित पुस्तक को जब लोगों ने पढ़ा तो उसमें जो भी बातें लिखी थी, इतनी इंपॉर्टेंट बातें लिखी थी, उसको पढ़ने के बाद 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई, और तब इनको जाकर के 1913 में नोबेल प्राइज मिला। ये इस प्रकार से घटना थी। बंगला भाषा से जो अंग्रेजी भाषा में पुस्तक अनुवादित हुई थी, उसका जो मुख पृष्ठ था, उसका चित्रण विलियम रोथस्टीन, इंग्लैंड के जाने माने चित्रकार थे, विलियम रोथस्टीन ने उस पुस्तक के मुख पृष्ठ को चित्रित किया था। ये पॉइंट है, ये दो डेट्स निपट जाती है कि 1901, 1913, 1901 में क्या हुआ, 1913 में क्या हुआ। ठीक है, तो ये चीजें आप देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये पूछी जाती हैं कि इनको नोबेल प्राइज कब मिला, किस लिए मिला, किस क्षेत्र में मिला। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, नीचे वाली लाइन बता दीजिए फिर से। कौन सी? सबसे लास्ट वाली से। यह पुरस्कार इनकी रचना गीतांजलि के लिए दिया गया, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद 1912 में हुआ। अनुवादित पुस्तक का मुख पृष्ठ विलियम रोथस्टीन ने चित्रित किया था। ये पॉइंट है इसका। ठीक है, जी सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं और आगे की डेट्स देखते हैं कि अगली कौन सी डेट्स आएंगी जिनके बारे में हमें इनको जानना है। देखिए, अब बात करते हैं 1915 की। डेट कौन सी आएगी? 1915 डेट आएगी आपकी 1915 की। इसमें क्या हुआ, कई सारे कार्य इसमें इन्होंने किए। देखिए 1915, इसी में एक संस्था की भी स्थापना होती है, इसी में एक संस्था की स्थापना होती है जिसको हम विचित्रा क्लब के नाम से संबोधित करते हैं। 1915 में कई सारी चीजें होती हैं। देखिए, फर्स्ट घटना क्या है, नाइटहुड की उपाधि मिलती है इनको। काहे की? नाइटहुड की उपाधि मिली, नाइटहुड की उपाधि मिली, जिसे 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर
से दुखी होकर वापस कर दिया। ये जो उपाधि थी अंग्रेज सरकार देती थी, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि अंग्रेज सरकार देती थी। उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में, वो सरकार इस ये जो उपाधि थी उसको देती थी। ठीक है, तो ये बात इतनी ध्यान रखें कि नाइटहुड की उपाधि किसने दी, तो ब्रिटिश सरकार ने दी। इस उपाधि को कब वापस किया उन्होंने, तो 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उस हत्याकांड से दुखी होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये उपाधि वापस कर दी थी। दूसरा पॉइंट क्या है, इसी डेट में विचित्रा क्लब की स्थापना, विचित्रा क्लब की स्थापना कहीं कहीं 1917 भी लिखा मिलता है, कहीं कहीं 15 भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो आप 1915 याद रखें। 1917 का जो वर्ष था वो विचित्रा क्लब के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ वर्ष था। ठीक है, वो 17 वाली जो डेट होती है वो इस तरह से पूछी जाती है कि विचित्रा क्लब के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्ष कौन सा था, तो 1917 था। तो इसलिए बुक में कहीं कहीं 15 जिक्र, किसी बुक में 15 का जिक्र होता है, किसी में 17 का जिक्र होता है। तो स्थापना मोस्टली स्थापना 1915 में ही हुई। तो विचित्रा क्लब की स्थापना अगर आपसे पूछे 15-17 दोनों ऑप्शन में हो तो 15 के साथ चलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एक तो ये हो गई। दूसरी चीज, दो काम हो गए 1915 के, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि मिली, जिसे 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वापस कर दिया था। अब अगली डेट आपकी जो आएगी कौन सी है, 1919। और भी डेट्स नहीं होंगी उनके जीवन में, लेकिन हमारे में जो इम्पोर्टेंट हैं हम लोग उनको पढ़ते हैं। और 1919 में आप जानते ही क्या हुआ होगा, बताइए शोभा। कला भवन की स्थापना हुई थी। कला भवन की स्थापना की इन्होंने, इसकी कला भवन की स्थापना आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि 1919 में शांतिनिकेतन में कला भवन की स्थापना की गई। कला भवन की स्थापना की गई। ठीक, उसके बाद एक डेट और आती है 1921 की, 1921, और उसके बाद एक डेट है 1926। बस उसके बाद कोई डेट्स नहीं है। रही होंगी वो अलग बात है। हाँ, एक डेट और लेकर के हम लोग आएंगे, चित्रकला की शुरुआत 1928 वाली जो डेट है वो एक डेट और इम्पोर्टेंट हो जाती है। 1928 में क्या हुआ था, देखिए 1921 में हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि 1921 में क्या किया गया था, कि शांतिनिकेतन का नाम बदल के विश्व भारती विश्वविद्यालय कर दिया गया था। इन्होंने ही, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही ये नाम किया था। शांतिनिकेतन का नाम बदलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय कर दिया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये। 1926 की बात जब बात आती है तो यूरोपीय देशों की यात्रा की, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूरोपीय देशों की यात्रा की, यूरोपीय देशों की यात्रा की तथा द्वितीय विश्व युद्ध पर लेख लिखे। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, द्वितीय विश्व युद्ध पर इन्होंने लेख लिखे। उसके बाद 1928 की बात करते हैं तो 1928 में चित्रकला का प्रारंभ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1928 में क्या किया, चित्रकला का प्रारंभ किया या चित्र बनाने शुरू किए। तो कितनी आयु होगी इस समय, इस आयु में रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाने शुरू किए। उस आयु का अनुमान लगाते हैं और लिखते हैं 68 वर्ष।
तो 68 वर्ष की अवस्था, 68 वर्ष की अवस्था में, 68 वर्ष की अवस्था में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने चित्र बनाने शुरू किए। एक तो ये पूछा जाता है कि किस आयु में, या जब उनकी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र निर्माण की शुरुआत किस आयु में की, ये पूछा जाता है, या तो सन पूछा जाता है कि किस वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाने शुरू किए। ठीक है, तो ये अपना याद रखें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके बाद एक दूसरी हेडिंग आती है हम लोगों के पास, एक दूसरी हेडिंग हम पढ़ते हैं प्रदर्शनियों वाली, क्योंकि प्रदर्शनियों में कुछ प्रदर्शनियां इनकी इंपॉर्टेंट हैं जो पूछी जाती हैं। एक तो 1930, उसके बाद 1946, हम दो प्रदर्शनियों की बात करेंगे, वही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनके चित्रों की प्रदर्शनी, प्रदर्शनियों में हम दो प्रदर्शनियों की बात करेंगे, 1930 की और सेकंड 1946 की। इस बीच में कई सारी प्रदर्शनियां और भी होती है, 32 में होती है, 33 में होती है, और एक लास्ट में 1958 में भी होती है, लेकिन हम वहां पर नहीं चलेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। जो प्रदर्शनियां हमसे पूछी जाती हैं, जो प्रदर्शनियां हमसे पूछी जाती हैं, उनकी डेट्स पूछी जाती हैं, ये सारी की सारी चीजें पूछी जाती हैं, और उनमें क्या हुआ था, कहाँ प्रदर्शनी आयोजित हुई थी, वो चीजें पूछी जाती हैं। 1930 में जो इनकी प्रदर्शनी हुई, इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी थी, प्रथम प्रदर्शनी हुई, जो कि कहाँ हुई, पिगाल आर्ट गैलरी, पिगाल आर्ट गैलरी, पिगाल आर्ट गैलरी, पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस में। एक बात ये याद रखना। तो उसके बाद यूनेस्को द्वारा आयोजित, यूनेस्को की एक प्रदर्शनी आयोजित हुई थी 1946 में, यूनेस्को द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में, रविंद्रनाथ के 4 चित्र शामिल किए गए, 4 चित्र शामिल किए गए। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना कि 1946 में यूनेस्को ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था। इस प्रदर्शनी में रविन्द्रनाथ के 4 चित्र शामिल किए गए थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 एग्जीबिशन इंपॉर्टेंट हैं, ऊपर की जो डेट्स है वो आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको नाम पता होने चाहिए, बिल्कुल कंफर्म होने चाहिए। जो भी डेट्स हैं, ये डेट्स 28, 30 और 46 तक लेकर के आप डेट्स आएंगे कि इन डेट्स में भी क्या हुआ था, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना हो तो बताइए। भैया इसमें 32 वाली भी डेट लिखी है और 33 वाली हो, ये नहीं लिखवाया। 32 भी है, 33 भी है, 58 भी है। ठीक है, जी। हैं और भी डेट्स हैं 32, 33, 58, जो वो भी डेट्स हैं, लेकिन उनको हम लोग नहीं लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं लिखने की। ये डेट्स आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी 1930 और 46 वाली। ठीक है, 1930 और 1946 डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो ठीक है, इन पे बात करेंगे। बढ़े आगे। चलिए, अब इनकी कला यात्रा के बारे में समझते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने चित्र निर्माण में कार्य किए और क्या क्या हुआ, उस चीज को समझते हैं। इसमें अभी एक डेट आपको मिलेगी कि 1956 में कि इन्होंने रंग और स्याही में उंगलियों को डिबाकर कपड़े पर चित्रण का कार्य किया। ठीक है, वो डेट जरूर हम लोग लिखेंगे,
लेकिन उस पे हम इस बात को लेकर चर्चा करनी ही नहीं है हमें, या इस बात को लेकर के उस पर ध्यान देना ही नहीं है हमें कि चित्रकला का प्रारंभ उन्होंने 1926 में किया। ये पॉइंट, इस पे आपको ध्यान ही नहीं, इस पे आपको फोकस करना नहीं है, या इस डेट का नाम सुनते हैं कि इस डेट के 1926 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रंग और स्याही में उंगलियां डुबो करके कपड़े पर चित्रण का कार्य प्रारंभ किया। ये पॉइंट तो हम लिखाएंगे, लेकिन इस पे हमें उस तरह से इस पॉइंट पे हमें उस तरह से नहीं सोचना है कि चित्रण का कार्य प्रारंभ किया इसका मतलब चित्र बनाने लगे। ठीक, इस तथ्य को लेकर के हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट के आधार पे हमें इस बात पे नहीं जाएंगे हम लोग कि उन्होंने चित्रकला की शुरुआत 1926 में की। चित्रकला की शुरुआत 1928 वाली डेट ही इंपॉर्टेंट है, वही पेपर में पूछी जाती है और वही सही भी है। देखिए, कोई भी व्यक्ति कुछ थोड़ा बहुत काम तो 1-2 साल से पहले से वो स्टार्ट कर देता है, लेकिन 28 की डेट इसलिए लिखाई जा रही है आपको, 28 में विधिवत उन्होंने बाकी सारे काम छोड़ दिए और केवल चित्रकला पर उन्होंने फोकस करना शुरू किया। ठीक है, तो जब विधिवत तरीके से जब कोई काम शुरू होता है कि हाँ अब हमें चित्रकारी ही करनी है, तो वही डेट्स इंपॉर्टेंट थी रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए। 1928 में वो पूर्ण रूप से चित्रकला को समर्पित हो चुके थे। ठीक है, उससे पहले 28 से पहले उन्होंने थोड़ा बहुत जो कुछ ऐसे कागज कलम खींचते हो या जो कुछ मतलब बनाते हो वो अलग बात है, लेकिन पूर्ण रूप से चित्रकार के रूप में या चित्रकार के क्षेत्र में वो पूर्ण रूप से 1928 में आए, इसलिए वो डेट आपकी कही जाती है कि वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है 1928 वाली। कला यात्रा की बात करते हैं, कैसे कैसे इनकी कला में परिवर्तन आया उस बात को समझते हैं। कला यात्रा देखिए, प्रारंभ में इन्होंने जो कुछ चीजें अपने चित्रों में बनाई, क्या क्या इन्होंने दर्शाई, देखते हैं उसके बारे में। वर्ग, त्रिभुज और आयत जैसी आकृतियां, क्या क्या इन्होंने दर्शाया, तो वर्ग, नंबर फर्स्ट वर्ग, शुरुआत में इन्होंने क्या किया, वर्ग, त्रिभुज व आयत जैसी आकृतियां जिनमें इनमें क्या था, जिनमें काल्पनिक व बड़ी बड़ी आंखों वाले जानवरों तथा जंतुओं के चित्र उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या करेंगे, देखिए सेकेंड नंबर पे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या परिवर्तन आया। अब क्या है, लंबी व अंडा आकृति जैसी मानव आकृतियां, अब इनके चित्रों में क्या आने लगा, लंबी व अंडाकृति जैसी मानव आकृतियां जो भूत पिशाच सी प्रतीत होती है। एक तो ये पॉइंट। फिर क्या देखने को मिला, थर्ड नंबर पे तीसरे किस प्रकार के रूप है इनके चित्र, नाटकीय आकृतियां ऐसे नाटकीय यानी कि नाटकीय रूप थे। नाटकीय आकृतियां विशेषकर जानवरों की। उसके बाद चौथे नंबर पे देखते हैं क्या है कि किस प्रकार की आकृतियां हैं इनके में। तो देखिए
देखिए, पिशाचनियों जैसे विकृत शरीर, पिशाचनियों जैसे विकृत शरीर, अथवा हम इस तरह से सोच कि राक्षसी आकृतियां, इनके चित्रों में कैसी आकृतियां, राक्षसी आकृतियां, सिर छोटा है, मोटा सा शरीर, बड़ी बड़ी बाहें हैं, तो इस प्रकार की जो राक्षसी आकृतियां या जो इस प्रकार के रूप हैं, ये भी इनके चित्रों में हमें देखने को मिले। और नंबर लास्ट पे चलते हैं अंतिम समय में, यानी कि लास्ट में फूल पत्तियों, फूल पौधों व पत्तियों अथवा वनस्पतिक जगत के चित्र, वनस्पतिक जगत के चित्र। तो इस प्रकार से हम इनके चित्र में देखते हैं। सबसे पहले वर्ग, त्रिभुज व आयत जैसी आकृतियां, जिनमें काल्पनिक व बड़ी बड़ी आंखों वाले जानवरों तथा जंतुओं के चित्र। उसके बाद क्या देखने को मिला, लंबी व अंडाकृति जैसी मानव आकृतियां जो भूत पिशाच सी प्रतीत होती हैं। नाटकीय आकृतियां विशेषकर जानवरों की, यानी कि मानव आकृतियों को बनाने के पश्चात उनके चित्रों में हमें ऐसे जानवर देखने को मिले जिनकी कल्पना विचित्र ढंग से हो। जैसे लग तो रही है वो गाय है, जैसे इनका एक ऊंट है, एक इनका चित्र है क्रंदन करता ऊंट, इनका एक चित्र है क्रंदन करता ऊंट। तो वो जो ऊंट बना है, लग तो आपको रहा है ऊंट बना है, ठीक है, लेकिन कुछ वो इस तरह से, मतलब ऊंट वहां पर बना हुआ है, इस तरह से ऊंट वहां पर वो बना हुआ है, इस तरह से। तो नाटकीय आकृति है ये, नाटकीय का मतलब है नाटकीय आकृति यहाँ पर वो देखने को मिली है, यानी कि जैसा ऊंट होता है वैसा तो नहीं बना है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर कुछ विशेष ढंग से, तोड़ मरोड़ कर कुछ नाटकीय ढंग से जानवरों का अंकन हमें देखने को मिलता है इनके चित्रों में। उसके बाद पिशाचनियों जैसे विकृत शरीर, यानी कि कुछ समय के बाद इनके चित्रों में हमें पिशाचनियों जैसे विकृत शरीर, यानी कि हष्ट, मतलब बहुत मोटे ताजे हैं, जैसे राक्षस होते हैं, देखे होंगे, ठीक है, फिल्मों, इसमें टीवी सीरियल में, कि बड़े बड़े दांत हो गए किसी के बड़े बड़े हाथ हो गए, किसी का लंबा मुंह हो गया, किसी की बड़ी आंखें हो गई। तो इस प्रकार के रूप हमें देखने को मिले इनके चित्रों में। अंत समय में फूल पौधों व पत्तियों अथवा वनस्पत जगत के चित्रों का निर्माण भी हमें इनके चित्रों में देखने को मिला है। तो ये अपना ध्यान रखें। उसके बाद इन पॉइंटों से हटकर इसी में लिखते हैं कि 1926 में, देखिए 1926 में उंगलियों को रंग व स्याही में डुबोकर कपड़े पर चित्रण का कार्य किया। उसके बाद देखते हैं इन्होंने चित्रों में रंग भरने के लिए फूल पत्ती तथा हल्दी आदि का प्रयोग किया। कहने का मतलब ये है कि अगर लाल रंग का कोई पुष्प इन्होंने अपने चित्रों में बनाया है, तो उस लाल रंग के पुष्प, यानी कि कोई भी लाल रंग का पुष्प वो तोड़ लेते थे और उस पुष्प के भीतर उस फूल को घिस देते थे। तो इस प्रकार से उनके चित्रों में वो रंग लग जाता था, लाल रंग का इफेक्ट आ जाता था। इसी प्रकार से अगर हरा रंग लगाना होता था
तो पत्तियों को तोड़ लेते थे और पत्ती की जगह पे पत्ती को घिस देते थे और वो पत्ती हरे रंग में हो जाती थी। कहीं पे पीला रंग लगाना होता था तो हल्दी हल्दी को ले लेते थे और हल्दी को घिस देते थे तो वो पीला रंग लग जाता था। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने चित्रों में जो रंग लगाए वो फूल, पत्ती, हल्दी आदि का प्रयोग करते हुए इन्होंने इन्होंने अपने जो चित्र हैं उनमें फूल, पत्ती और हल्दी इन सभी चीजों के माध्यम से अपने चित्रों को इन्होंने रंगा था। ये ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना। एक तो ये, तो इस प्रकार से इनकी कला यात्रा वाला एक पॉइंट होता है कि शुरुआत में इन्होंने वर्ग, त्रिभुज व आयत जैसी आकृतियां जिनमें काल्पनिक व बड़ी बड़ी आंखों वाले जानवरों तथा जंतुओं के चित्र बनाए। लंबी व अंडाकृति जैसी मानव आकृतियां जो भूत पिशाच से प्रतीत होती हैं। नाटकीय आकृतियां विशेषकर जानवरों की, पिशाचनियों जैसे विकृत शरीर, ठीक, जिनको हम राक्षसी आकृतियां कहते हैं। फूल, पौधों व पत्तियों अथवा वनस्पतिक जगत के चित्रों का निर्माण किया अंत समय में। और उसके पश्चात कुछ दो अलग से पॉइंट है कि 1926 में उंगलियों को रंग व स्याही में डुबोकर कपड़े पर चित्रण का कार्य किया। ठीक, वो किया होगा, लेकिन पूर्ण रूप से चित्रकारी के क्षेत्र में वो पूर्ण रूप से 1928 में आए। इसलिए ये कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रकला का प्रारंभ 1928 में किया था। अब है कि इन्होंने चित्रों में रंग भरने के लिए फूल, पत्ती तथा हल्दी आदि का प्रयोग किया। ये भी कहा जाता है कि इन्होंने चित्रों में रंग भरने के लिए फूल, पत्ती तथा हल्दी आदि का प्रयोग किया था। ठीक, तो ये पॉइंट अपना ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद चित्रों की बात करेंगे कि कौन कौन से चित्र हैं जो इनके इंपॉर्टेंट हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के। चलिए देखते हैं कौन कौन से चित्र हैं जो इंपॉर्टेंट है रविन्द्रनाथ टैगोर के। कोई पॉइंट पूछना हो तो बता दीजिए, नहीं याद हो अगर आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि इनके चित्रों में क्या क्या बना है। तो वर्ग होगा, त्रिभुज होगा, आयत होगा, ठीक है, विचित्र जंतु होंगे, विचित्र जानवर और जंतु होंगे, राक्षसी मानव आकृतियां होती हैं इनके चित्रों में, ठीक है, पिशाचनियों और राक्षसों जैसे शरीर है इनके चित्रों में जो रूप बने हैं, जो फिगर्स बने हैं, उनमें वे जो फिगर्स हैं वो राक्षस और पिशाचनियों जैसे हमें दिखाई पड़ते हैं। या और कुछ समय के पश्चात इन्होंने फूल, पौधों और पत्तियों अथवा वनस्पतिक जगत के चित्रों का भी निर्माण किया। कैसे रंग लगाते थे ये? तो फूल पत्ती और हल्दी, फूल, पत्ती, हल्दी आदि को पीस करके उनसे जो रंग बनता था उन रंगों को वो अपने चित्रों में भरते थे। कहीं कहीं उन्होंने डायरेक्ट फूल और पत्ती को तोड़ लिया और फूल की जगह मान लो अगर लाल रंग का फूल है तो लाल रंग के फूल को वो डायरेक्ट उसी के ऊपर घिस देते थे कागज के ऊपर। इस प्रकार से वो भी अपने चित्रों में रंग भरते थे। तो कई सारे तरीके थे रंग भरने के रविन्द्रनाथ टैगोर के, और इस प्रकार की टेक्निक के आधार पर वो अपने रंग भरते थे चित्रों में। तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार से वो काम करते थे, इस प्रकार से वो चित्रों का निर्माण करते थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। किसी को दिक्कत इस पॉइंट में, इतने पॉइंटों में? नहीं? नहीं सर। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं और चित्रों को देखते हैं। चित्र इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके। चलिए, पेंटिंग्स, कौन कौन से चित्र हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इनके लिए? देखिए, कई सारे चित्र हैं, बहुत सारे चित्र हैं, लेकिन कुछ चित्रों की बात आपसे करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो विभिन्न संग्रहालयों में रखे हुए हैं। बहुत छोटे छोटे चित्र हैं, बड़ी आसानी से याद होते हैं। देखिए कौन कौन से चित्र हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन कानाफूसी। प्राचीन कानाफूसी इंपॉर्टेंट चित्र है, याद रखिए। इंपॉर्टेंट चित्र है, इंपॉर्टेंट चित्र है, याद रखिए इसको, ठीक है। उसके बाद क्रंदन करता हुआ हिरण भी है और ऊंट भी है, लेकिन अभी इस पे रुक जाते हैं। थके हुए यात्री, थके हुए
यात्री, नंबर 3 थके हुए यात्री, और उसके बाद 3 योद्धा, नंबर 4 प्रेमी युगल, प्रेमी नहीं पक्षी युगल, पक्षी युगल। 5वां चित्र देखते हैं कौन सा है, दग्ध हृदय, दग्ध हृदय। वुमेन एक चित्र है इनका, एक चित्र है, प्रेमी युगल भी नहीं, प्रेमी युगल ही है यहाँ पर, पक्षी युगल नहीं है, प्रेमी युगल, ठीक है। उसके बाद एक चित्र है इनका टू फेस इन कलाकार, टू फेस इन आर्टिस्ट, ठीक है। ये चित्र 1930 का है, इंपॉर्टेंट चित्र है। उसके बाद खिन्नावस्था, खिन्नावस्था। 8वां आत्मनिरीक्षण, मशीन मैन, नंबर 10 मशीन मैन। ब्रूडिंग, ये पूछा जा चुका है, ब्रूडिंग, ब्रूडिंग चित्र इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। कागज पर स्याही, माध्यम की अगर बात करेगा इनसे तो सारे के सारे कागज पर स्याही हैं, या स्याही माध्यम है, एनजीएमए में ये रखा है। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों के माध्यम की बात आपसे करता है तो आप स्याही लगाएंगे, स्याही ही सबसे ज्यादा इनका माध्यम है। फिर उसके बाद है ए फैंटास्टिक बर्ड, ए फैंटास्टिक बर्ड, स्याही माध्यम में है, एनजीएमए में रखा है। और वहां चित्र देखते हैं कौन सा है, हेड स्टडी श्रृंखला के 100 चित्र, हेड स्टडी श्रृंखला के 100 चित्र कहाँ रखे हैं, एनजीएमए में रखे हैं। कहाँ रखे हैं, एनजीएमए में रखे हैं, माध्यम वही क्या है, स्याही। उसके बाद है अद्भुत आकृति, अद्भुत आकृति, क्रेयॉन में है, एनजीएमए में रखा है। 14वां चित्र कौन सा है देखते हैं, दाढ़ी वाला आदमी, दाढ़ी वाला आदमी कहाँ रखा है, एनजीएमए में रखा है। उसके बाद कौन सा है, मुखाभ्यास। 15वां चित्र देखते हैं कौन सा है, मुखाभ्यास, मुखाभ्यास 16 नंबर। मुखाभ्यास की बात कर लेते हैं। उसके बाद सफेद धागे, बस आप 16 ही चित्र याद करिए, ठीक है। एक विचित्र जंतु लिख लेते हैं, विचित्र जंतु, विचित्र जंतु। और भी हैं, 18 नंबर देखते हैं, चिड़िया, चिड़िया। कई सारे और भी चित्र हैं, लेकिन आप बस इतने चित्रों को याद करिए, ठीक है। यहीं से आना है, बस ये ध्यान रखना, ये जो आपके चित्र लिखे हैं, ब्रूडिंग, ए फैंटास्टिक बर्ड, दाढ़ी वाला आदमी, प्राचीन कानाफूसी, थके हुए यात्री, और टू फेस इन आर्टिस्ट, ये चित्र जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। एक 3 योद्धा भी देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चित्र हैं,
तो इनको याद रखिएगा। बाकी कोई खास चित्र इनके हैं नहीं, चित्रों से क्वेश्चन बड़े कम पूछे जाते हैं। चित्र आते हैं तो यही वाले आते हैं जो आपको टिक किए हैं। कई सारे चित्र हैं जो भी आपके पास पहले लिखे हुए होंगे, वो सारे के सारे हैं। और ये जो भी हम लोगों ने लिखे हैं यहाँ पर 18 चित्र, इनको आपको याद रखना है। ठीक है। एक और है मैन राइडिंग ए डंकी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा लग रहा है अच्छा चित्र है। मैन राइडिंग ए डंकी, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चित्र है। मैन राइडिंग ए डंकी, वही स्याही माध्यम में है। तो एक ये और बढ़ जाएगा, मैन राइडिंग ए डंकी, इसको जरूर याद रखिए। एक ये वाला आपका बढ़ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चित्र है। लेडी विद द फ्लावर ये ये नहीं लिखा है। लेडी विद द फ्लावर भी है, लेडी विद द फ्लावर भी है। ठीक है, कई सारे चित्र हैं। एक और है पात्र लिए हुए स्त्री या महिला वाला चित्र है, या पानी भरने को जाती हुई महिला, ये भी चित्र है। क्रंदन करता ऊंट एक चित्र है। ठीक है, एक कूदता हुआ हिरण, ये भी चित्र है इनका। कई सारे चित्र हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इस बार बस इतने चित्रों से काम हम लोगों को चला लेना है, और इतने ही चित्रों से क्वेश्चन आपका आना चाहिए। और भी है, एक चित्र का वाह है, वाह है नहीं, वाह इसे कहते हैं, वाह क्या बात है नहीं। तो वाह एक वो चित्र है, चिड़िया है, क्रंदन करता ऊंट है, कूदता हुआ हिरण है, लेडी विद द फ्लावर है। ठीक है, तो इस प्रकार से और सारे कई भी चित्र हैं। हम आपको जब भी टेस्ट पेपर जब आपको देंगे, वो वाला वो जो आपका वन लाइनर वाला होता है, या जब आपको टेस्ट पेपर दिया जाएगा, तो उसमें इस प्रकार के चित्रों को भी डाल दिया जाएगा कि ये चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं। तो वहां से कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे हमें जहाँ पे फोकस आपको रखना है, इन चित्रों पे फोकस करना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखिए। सर 5 वाला क्या नाम है सर? दग्ध हृदय, दग्ध हृदय, उसका नाम है दग्ध हृदय। सर छठवां ठीक वाला है। क्या है? टू फेस इन छठा क्या चित्र, लिखा है? टू फेस इन आर्टिस्ट, टू फेस इन आर्टिस्ट, या एन आर्टिस्ट कर लीजिएगा। इंग्लिश के हिसाब से आर्टिस्ट एन हो जाएगा, टू फेस एन आर्टिस्ट, या इन आर्टिस्ट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ग्रामर के हिसाब से चलेंगे तो एन लगेगा, बाकी कुछ भी आप लिख सकते हैं। सर सातवां बोल दीजिए एक बार। सातवां है खिन्नावस्था, 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 खिन्ना खिन्ना, खिन्नावस्था। ठीक है, अब इनकी कुछ पुस्तकों की बात करते हैं, फिर कुछ अन्य तथ्यों की बात करते हैं, और फिर कुछ लोगों ने कुछ कहा इनके बारे में, वो चीज लिखते हैं। इन्होंने खुद भी अपने बारे में कुछ कहा, उस चीज को लिखते हैं, और फिर अन्य तथ्य वाला जो पॉइंट आपका है उस पर चलते हैं। चित्र एक बार देख लीजिए सभी लोग, जो ना समझ में आ रहा हो वो पूछ लीजिएगा। बड़े कलाकार हैं तो टाइम लगेगा इनमें। ठीक है, यही आज हो ही पाएंगे। चलो मिटा दे इसको। जी सर हो गया। चलिए, किताबें भी इनकी पेपर में पूछी जाती हैं, तो बुक्स भी याद रखिए। ठीक है, किताबें भी इनकी पेपर में पूछी जाती हैं। तो कौन कौन सी बुक्स होंगी? कई सारी बुक्स होंगी। पीछे कुछ बुक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। नीलकंठ ठाकुर में चैनिका वाली थी, सहज पथ वाली थी, है चैनिका काव्य संग्रह थी, और कौन सी थी? कई सारी पुस्तकें हैं, वहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। ये जो पुस्तकें थी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित थी, इनको इन आर्टिस्टों ने चित्रित किया था, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। इसे सहज पथ पढ़ी थी हम लोगों ने, चैनिका काव्य संग्रह पढ़ी थी, और एक और है जो अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने चित्रित की थी। कोई बता सकता है कौन सी पुस्तक थी? हाँ
सर हम्म, जी सर, वो जो मनोविज्ञान में स्याही परीक्षण होता है, उसमें सर इन्हीं के चित्रों हाँ, का प्रयोग किया। मनोविज्ञान में ये स्याही हमें कुछ पर कंफर्म नहीं है। क्या चीज है? सर हमने पढ़ा था सर, अब ध्यान नहीं आ रहा। स्याही चित्र होते हैं वो हम्म, सर रविन्द्रनाथ टैगोर के ही चित्रों का प्रयोग किया जाता है क्या? स्याही चित्र। उसमें परीक्षण होता है, टेस्ट होता है, स्याही टेस्ट चित्रों का। या ये कुछ हमें कंफर्म नहीं है। हाँ, स्याही चित्र का परीक्षण रविन्द्रनाथ टैगोर। जो बीएड में होता है वो रोशा का स्याही परीक्षण वो होता है, रोशा ने किया था वो शायद। अच्छा, बीएड में रोशा ने होता है। किया था। ये हमें हमें बीएड हमें इसकी बीएड का कोई है वो जानकारी है दूसरा, नहीं वो कंफर्म। साइकोलॉजी का होता है सर, बीएड में करवाते हैं वो। नहीं, वो तो है बीएड में टीचर, ये जो शिक्षा मनोविज्ञान वाला जो एक चैप्टर उसमें है, उसमें ये चीजें हैं। कबूतर वाले हैं और ये वाले हैं, कई सारे ऐसे हैं जो मतलब वहाँ पे बच्चों की जो क्या कहते हैं क्रियाशीलता या माइंड का जो वो ये सब होता है जांच कि हाँ जी उसकी जी सर। बुद्धि लब्धता है, बुद्धि लब्धता वही क्या सर है, होता है। कितनी है। ये हाँ, इन सब चीजों को जांचने के लिए इस प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। अब कंफर्म जानकारी नहीं है उसके बारे में, ठीक है। बाकी अगर होगा तो हम देख के बताएंगे फिर। हाँ, जी जी सर, धन्यवाद। हाँ, ठीक है। चलो, अब पुस्तकों की बात करते हैं, कौन सी इनकी तो एक पुस्तक इनकी है द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। ध्यान रखना, द किंग ऑफ द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। ध्यान रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो पूरा का पूरा एक शब्द है, ये जो पूरा का पूरा एक नाम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो इससे आपका म्यूरल पूछा जाता है, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। एक तो म्यूरल पूछा जाता है जो केजी सुब्रमण्यम द्वारा लखनऊ के रविंद्रालय में बना है, चारबाग चौराहे पे। वहां पर आपको ये म्यूरल देखने को मिल सकता है टेराकोटा में, ठीक है। उसका माध्यम क्या है? टेराकोटा है, तो वो अपना ध्यान रखें, वो इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। पुस्तक किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। इस पर आधारित म्यूरल किसका है? केजी सुब्रमण्यम का। कहाँ बना है? लखनऊ के चारबाग चौराहे पर स्थित रविंद्रालय, जो एक भवन है, एक इमारत है, उस इमारत के बाहरी दीवार पे ये म्यूरल बना हुआ है, इसी नाम से, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। टेराकोटा माध्यम में है, केजी सुब्रमण्यम का है। नेट के पेपर में तो हमेशा ही पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी के पेपर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है। नेट के पेपर में हमेशा आता है मिलान में, ये द द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, ठीक, मिलान में पूछा जाता है। जगह डाल देता है ऑप्शन में, एक साइड में चित्र इसका म्यूरल का नाम डाल देता है, एक साइड में जगह का नाम डाल देता है, कभी माध्यम डाल देता है, कभी चित्रकार का नाम डाल देता है, किसका है। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखें, पुस्तक किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। म्यूरल किसका है इस पर आधारित? तो केजी सुब्रमण्यम का है, तो ये ध्यान रखिए। अगली पुस्तक है रिलीजियन ऑफ एन आर्टिस्ट। रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट, एक ये पुस्तक। तीसरी पुस्तक कौन सी हम लोग पढ़ेंगे? हंगरी स्टोन। हंगरी स्टोन। चौथी पुस्तक कौन सी? क्रिएटिव यूनिटी। क्रिएटिव यूनिटी। अगली पुस्तक कौन सी होगी? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी। छठी देखते हैं, आंख की किरकिरी। आंख की किरकिरी, और एक और लिख लेते हैं, द गोल्डन बोट। द गोल्डन बोट। इतनी पुस्तकें आपको याद करनी है, बाकी कोई जरूरत नहीं है। पिछली बार हम लोगों ने स्टारी बर्ड भी लिखी थी,
स्टारी बर्ड, चलो अच्छा लिख लो उसको भी, स्टारी बर्ड। ठीक है, ये पुस्तकें हैं इनकी, इन पुस्तकों को हमें पढ़ना होगा, पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम लोग ध्यान रखेंगे, पूछी जाती हैं। द किंग ऑफ ए डार्क चैम्बर पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर की, म्यूरल सेम नाम से म्यूरल के.जी. सुब्रमण्यम का है, जो लखनऊ के चारबाग चौराहे पर रविंद्रालय एक इमारत बनी हुई है, उस रविंद्रालय की बाहरी दीवार पे ये म्यूरल बना हुआ है। ध्यान रखें, टेराकोटा माध्यम में है। रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट ये पुस्तक है। हंगरी स्टोन ये भी पुस्तक है। क्रिएटिव यूनिटी ये भी पुस्तक है। पर्सनालिटी पुस्तक है। आंख की किरकिरी पुस्तक है। द गोल्डन बोर्ड पुस्तक है। स्टारी बर्ड पुस्तक है। तो ये 8 पुस्तकें रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं। बाकी गीतांजलि आप जानते हैं, ठीक है, सहज पथ आप जानते हैं, चैनिका आप जानते हैं, और एक रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी चित्रण की थी एक पुस्तक, वो कौन सी पुस्तक थी, कोई बताएगा? और एक पुस्तक इनकी और आती है जिसका चित्रण गगनेन्द्र नाथ टैगोर करते हैं, जिसको जीवन स्मृत कहते हैं। जीवन स्मृत पर आधारित 12 चित्रों का निर्माण गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने किया। इस पुस्तक की रचना, उस पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और एक पुस्तक शायद अवनींद्रनाथ ठाकुर ने भी इनके द्वारा एक लिखित पुस्तक का चित्रण किया था। कोई बता सकता है उस पुस्तक का नाम क्या था? चित्रांगदा। चित्रांगदा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और भी पुस्तकें जैसे चित्रांगदा हो गई, सहज पथ हो गई, चैनिका काव्य संग्रह हो गई, गीतांजलि हो गई, और उसके बाद जीवन स्मृति एक पुस्तक इनकी, जीवन स्मृति इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक जीवन स्मृति भी थी। ठीक है, जीवन स्मृति एक पुस्तक इनके द्वारा लिखित जीवन स्मृति भी थी, जिसका चित्रण आगे गगनेन्द्र नाथ टैगोर करेंगे। तो ये ध्यान रखना। ये और भी पुस्तकें उनकी हैं, जैसे गीतांजलि, सहज पथ और चयनिका या चयनिका काव्य संग्रह। उसके बाद जीवन स्मृति, और एक और कौन सी है, चित्रांगदा। ठीक है, तो ये इन 2 का चित्रण तो नंदलाल ने किया था। जीवन स्मृति का गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने किया, और इसका अवनींद्र नाथ टैगोर ने। सर गीत वितान भी है। हाँ, गीत वितान भी है, वो भी नंदलाल द्वारा चित्रित है। गीत वितान, एक गीत वितान भी है। गीत वितान ये भी नंदलाल के द्वारा चित्रित है। ये याद रखें, नंदलाल द्वारा चित्रित। इस प्रकार से ये सब याद रखा करें। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि कोई भी कलाकार आप पढ़ें तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन है, किस प्रकार से किसके साथ उसका संबंध और कहीं स्थापित होता है, उन चीजों पर भी थोड़ा सा फोकस रखा करें। ठीक है, उन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखा करें। इसको मिटाते हैं और आगे किसने क्या कहा इनके लिए उस पे बात करते हैं। ठीक है, किसने क्या कहा उन पे बात करते हैं। देखिए किसने क्या कहा, तो पहले हम नाम लिख लेते हैं किसने क्या कहा। वही जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर 1 W.G. आर्चर। W.G. आर्चर, चाहो तो इनकी पूरी की पूरी कोटेशन लिख लो, या इनके कुछ कीवर्ड छांट के हम लोगों के लिखने हैं। देखिए, आर्चर ने 2 बातें कही। क्या? नंबर 1, फर्स्ट फ्रायड एक हैं जो मनोविश्लेषणात्मक कला, वो मनोवैज्ञानिक हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था, जो आगे हम लोग वेस्टर्न की जब आर्ट पढ़ते हैं तो वहां पर एक आंदोलन आता है अत्यथार्थवाद। ठीक है, अत्यथार्थवाद, फ्रायड जिनका पूरा सिगमंड फ्रायड है, इन्होंने मस्तिष्क में अवचेतन मन की, यानी कि सपने से संबंधित एक सिद्धांत दिया था कि सपने में हम जो कुछ देखते हैं उसका संबंध कहीं ना कहीं रियल जीवन में भी होता है। तो इस प्रकार का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया, और उस प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित
यूरोप में तो पूरा का पूरा कला आंदोलन ही चला जिसको यथार्थवाद के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार का अवचेतन या मन का जो अवचेतन या मन में जो सपने आए, सपनों में जो रूप या रूप दिखे, उनको चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। इस प्रकार की विशेषताएं हमें रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में भी देखने को मिलती है। तो फ्रायड व एक और है जुंग, फ्रायड व जुंग के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित कलाकृतियां। ये बात फ्रायड ने कही है इनके लिए कि इनकी जो कलाकृतियां हैं वो फ्रायड व जुंग के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है। ये बात डब्ल्यू.जी. आर्चर ने कही है, ये उनका अपना व्यक्तिगत मत था, ये बात उन्होंने कही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। इन्होंने ही कहा है कि पालकली का प्रभाव है, पालकली, ये भी बात इन्होंने कही कि पालकली का प्रभाव है। अब पालकली अभिव्यंजनावादी चित्रकार थे, जो पालकली थे वो अभिव्यंजनावादी चित्रकार थे। इसका मतलब डब्ल्यू.जी. आर्चर यहाँ पर दो बातों का इशारा कर रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर पे अत्यथार्थवाद, चूंकि फ्रायड व जुंग के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों पर यूरोप का एक अत्यथार्थवाद का जो कला आंदोलन था, वो तो पूरा का पूरा जो कला आंदोलन था उससे जो संबंधित चित्रकार थे वो इन्हीं लोगों के सिद्धांतों पर चित्र बना रहे थे। ठीक है, यानी कि हम ये बात कहें कि रविन्द्रनाथ टैगोर पे अत्यथार्थवाद, जो कि फ्रायड व जुंग के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों पर आधारित एक कला आंदोलन था, उसमें जिस प्रकार के चित्र बने उसी प्रकार के चित्रों का इफेक्ट हम रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों पर देखते हैं। पालकली इधर अभिव्यंजनावादी चित्रकार हैं, पालकली अभिव्यंजनावादी चित्रकार हैं। अभिव्यंजनावादी का मतलब क्या होता है कि अपनी आंतरिक अभिव्यंजना, कि हमारे अंदर जो कुछ हमारे अंदर देखने को मिलता है, क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, उसका अंकन चित्रों में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। तो यानी कि डब्ल्यू.जी. आर्चर दो बातों का समर्थन कर रहे हैं, एक तो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र अत्यथार्थवादी पद्धति पर भी आधारित हैं और पालकली का इफेक्ट है, तो यानी कि इनके चित्र अभिव्यंजनावादी पद्धति पर भी आधारित हैं। ये बात ध्यान रखना कि डब्ल्यू.जी. आर्चर ने कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों पर पालकली का प्रभाव है, ये बात किसने कही? डब्ल्यू.जी. आर्चर ने कही। या इस प्रकार की कोटेशन आपको दे सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की तुलना फ्रायड व जुंग के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से किसने की? तो डब्ल्यू.जी. आर्चर ने की। ये बात इतनी ध्यान रखेंगे। उसके बाद विष्णु डे और स्टेला क्रेमरिस भी कुछ कहते हैं, दूसरे विष्णु डे व स्टेला क्रेमरिस, ये लोग भी कुछ कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं। अत्यथार्थवादी एमिल नोल्डे का प्रभाव, ये कहते हैं कि अत्यथार्थवादी चित्रकार एमिल नोल्डे का प्रभाव है। दो लोगों ने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों पर अत्यथार्थवादी चित्रकार एमिल नोल्डे का प्रभाव है। ठीक, ये बात ध्यान रखना। तीसरे मुल्कराज आनंद, ये क्या कहते हैं। देखिए पिकासो, डाली, मुंख, इनके बड़ा लंबा है। पिकासो, जबकि हम कोटेशन नहीं लिख रहे हैं, केवल कीवर्ड उनके निकाल रहे हैं। पिकासो, डाली, एडवर्ड मुंक जो कि अभिव्यंजनावादी हैं, पिकासो की अत्यथार्थवादी पद्धति। अभी बात कर लेंगे मोदिगिलियानी, वान गाग, गागिन, ये सब वेस्टर्न के कलाकार हैं। वेस्टर्न जब हम लोग पढ़ेंगे तो इन्हीं आर्टिस्टों की चर्चा आपसे करेंगे। जेम्स एंसोर,
व जेम्स एंसोर व नाबी समूह का प्रभाव, इन कलाकारों का इफेक्ट किसने बताया है रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों पे? तो मुल्कराज आनंद ने बताया है। उसके बाद चौथे नंबर पे चलते हैं AK स्वामी के पास। इन्होंने भी कुछ कहा है इनके लिए, देखिए क्या कहा है। नॉट चाइल्डिश बट लाइक चाइल्ड, नॉट चाइल्डिश, ये इन्होंने कहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए नॉट चाइल्डिश बट चाइल्ड, इंग्लिश में इन्होंने कोटेशन कही है रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए, ठीक है, कि नॉट चाइल्डिश बट चाइल्ड, बट लाइक चाइल्ड, बट लाइक चाइल्ड, ये बात इन्होंने कही है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, ये कोटेशन जो है वो AK स्वामी ने रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए कही, नॉट चाइल्डिश बट लाइक चाइल्ड, ये बात कही। उसके बाद एक पॉइंट और आता है कि भारत से यानी कि ये तो इन्होंने विदेश से लिया, ठीक है। इन आलोचकों ने ये बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों पे विदेश से क्या क्या आया। अब भारत से क्या क्या इनके चित्रों में देखने को मिलता है? आदिम कला का प्रभाव है, आदिम कला मतलब भारत की ओर से आदिम कला का प्रभाव है, लोक कला का प्रभाव है, क्योंकि लोक कला में चटकीले और सहज रूप बनते हैं, और बाल कला, बाल कला का मतलब है बच्चों जैसी कला, ठीक है। बाल कला का मतलब क्या है कि बच्चों जैसी कला, कि जिस प्रकार से बच्चे के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है कि बच्चा चित्र बनाने के लिए निपुण होता है, जो रंग जहां मन करता है वहां लगा लेता है, जैसे रूप चाहे वैसे बना देता है। तो इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में हमें बचपना, इसीलिए AK स्वामी ने कहा नॉट चाइल्डिश, नॉट का मतलब चाइल्डिश का मतलब क्या होता है? बचपन, बचपन वे, बट लाइक चाइल्ड मतलब इसका जो सेंस निकल, नॉट चाइल्डिश यानी कि बचपन नहीं है, लेकिन चाइल्ड, चाइल्ड मतलब जो भी इसका अर्थ निकलता हो, ठीक है। लाइक माने पसंद, चाइल्ड माने बच्चा, बट माने लेकिन, चाइल्डिश माने बचपन हो सकता है, नॉट माने नहीं। अब इसका जो भी लाइन लगे वो अपना लगा लीजिएगा, हमें उससे मतलब नहीं, अर्थ नहीं पूछेगा आपसे, डायरेक्ट कहेगा नॉट चाइल्डिश बट लाइक चाइल्ड। ये कोटेशन किसने और किसके लिए कही? तो AK स्वामी ने रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए कही, तो ये बात याद रखनी। अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद कहा है, क्या कहा है देखिए, रविंद्रनाथ ने अपने लिए क्या कहा है कि मेरी सुबह गीतों भरी, मेरी सुबह गीतों भरी थी, मेरी सुबह गीतों भरी थी, गीतों भरी थी, और शाम, और गीतों भरी थी और शाम रंग भरी हो जाए, ठीक है। ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लिए कही कि मेरी सुबह गीतों भरी थी और शाम रंग भरी हो जाए, ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लिए कही थी। तो इस बात को भी हम याद रखेंगे, ये कोटेशन थी। अब उसके बाद अन्य तथ्यों पे आपसे बात करते हैं और टॉपिक को खत्म करते हैं। इनको समझ लीजिएगा, चाहो तो आप पूरी की पूरी लाइन लिख सकते हो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र फ्राइड व जुंग के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित हैं। ये कथन किसका है? WG आर्चर का है। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों पर पालकली का प्रभाव है, ये बात किसने कही? WG आर्चर ने कही। विश्वडे और स्टेला कमिंस ने क्या कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र अत्यथार्थवादी चित्रकार एमिल नोल्डे से प्रभावित हैं, ये कोटेशन हो सकती है। मुल्कराज आनंद ने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों पर पिकासो, डाली, मुंख, मोदगिल्यानी, वान गॉग, गागेन, जेम्स एंसोर व नाबी समूह के कलाकारों का प्रभाव देखने को मिलता है। AK स्वामी ने रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों के लिए कहा कि नॉट चाइल्डिश बट लाइक चाइल्ड, एक भारत से यानी कि रविन्द्रनाथ के चित्रों पर भारत से रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत से क्या लिया था? तो आदिम कला, आदिम का मतलब है प्रागैतिहासिक काल वाली कला, कि कोई नियम कायदे कानून नहीं है, कलाकार फ्री था कि आकृति किस आकार की होगी, फेस कितना बड़ा होगा, हाथ पैर कितने बड़े होंगे, कोई मतलब नहीं, एकदम फ्री चित्रकारी। लोक कला, लोक कला में चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया,
प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया गया, नेचुरल रंगों का प्रयोग किया गया, कोई भी मिलावटी रंग उसमें या कोई इस प्रकार के रंग नहीं लगाए गए। ठीक है, सीधे सीधे रंग लगा दिए गए, जैसे लाल लगाना है वहां पे लाल लगा दिया, कोई मिक्स नहीं किया उसमें व्हाइट या जैसे कोई और मिक्स मतलब टोन्स बना ले, ऐसा कुछ नहीं, जो रंग अच्छा लगा उसको लगा दिया डायरेक्ट। बाल कला का मतलब है कि किसी भी बंधन में ना बंध करके किया हुआ कार्य, जैसे छोटा बच्चा घर में होता है, अगर वो एक कोयला पा जाता है या चाक पा जाता है और दीवार पे बस खींच देता है कुछ ना कुछ, उसका किसी से किसी नियम कायदे कानून से कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार की विशेषताएं हमें रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में देखने को मिलती हैं, या रविन्द्रनाथ की कला में हमें इस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये बात इतनी देख लीजिए। कोई दिक्कत किसी को? इन पॉइंटों में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं सर। है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसानी से चीजों को समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य तथ्यों की। अन्य तथ्यों में 10 लगभग 10 पॉइंट होंगे जिनको हम लोग पढ़ेंगे। हमने कहा था 2 लोग हो जाएंगे, लेकिन बड़े कलाकार हैं, टाइम लग जाता है। अन्य तथ्य देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग समझेंगे, कुछ बुक्स ये बताती हैं कि इन्हें भारत में अत्यथार्थवाद की शुरुआत करने के लिए मतलब शुरुआत का श्रेय दिया जाता है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल की बुक है, उन्होंने अभिनंदनावाद का जिक्र किया है। ये डाउट इनके में रहता है कि यथार्थवाद या अभिनंदनावाद, लेकिन रामचंद्र शुक्ल की बुक में अभिनंदनावाद का जिक्र है, तो इसलिए हम अभिनंदनावाद की बात करेंगे। अत्यथार्थवाद की बात रविन्द्रनाथ उनके गगनेन्द्रनाथ टैगोर में की गई है। ठीक है, तो हम लोग वहां पर उनकी बात करेंगे। ठीक है, यही तो हुआ था पिछली बार। पहले अत्यथार्थवाद इनके में लिखा था, फिर उसको काट के हम लोगों ने गगनेन्द्रनाथ टैगोर में, और उनका अत्यथार्थ वाला जो पोर्शन था वो हमने यहाँ पर लिखवाया था। यही तो हुआ था पिछली बार, लोग जी पीछे वाले हैं। जी जी। तो वही हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। पीछे जिन जिन कला आलोचकों या इतिहासकार WGR मुल्कराज आनंद, AK स्वामी, स्टेला कम्ब्रिज, इन लोगों ने जो कुछ भी बातें कही, उन लोगों ने क्या पाया कि इनमें दोनों चीजें हैं, अत्यथार्थवाद भी है और अभिव्यंजनावाद भी है। ठीक है, लेकिन इन्हें भारत में अभिव्यंजनावाद की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। ठीक, अगर सिंगल ऑप्शन पड़े हैं, अभिव्यंजनावाद, अत्यथार्थवाद, थर्ड कोई घनवाद मान लीजिए, कोई और मान लीजिए, तो आप अभिव्यंजनावाद के साथ चलें। नहीं अभिव्यंजनावाद ऑप्शन में आपको मिलता है तो कहाँ चलें? अत्यथार्थवाद। तो आप जाइए अत्यथार्थवाद, वैसे नहीं। अगर मान लो कि जैसे ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ से ऑप्शन की शुरुआत हुई है तो इसको चुन लीजिए। अगर ये ऑप्शन में है तो नंबर 1 पे इसको, उसके बाद जो भी ऑप्शन में हो उसके अनुसार आप चुनते जाइए। नंबर 2, ये भारत के प्रथम अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, ये भारत के प्रथम अंतरराष्ट्रीय आधुनिक ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं। इस पॉइंट को समझिए कि यह भारत के प्रथम अंतरराष्ट्रीय आधुनिक ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं। देखिए, जिस व्यक्ति की नोबेल प्राइज मिलने से ऑलरेडी इतनी ज्यादा ख्याति मिली हुई थी, ठीक है, तो अब वो चित्रकारी का भी वो काम कर रहे थे, तो उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर की ख्याति जिस चीज के लिए प्राप्त हुई थी वो था नोबेल प्राइज, या साहित्य के क्षेत्र में उनको अंतरराष्ट्रीय ख्याति ऑलरेडी मिली हुई थी। बाद में उन्होंने चित्रकारी भी की, तो चित्रकारों में भी वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौजूद जैसे फेमस हो गए। जैसे हम कोई फिल्मी एक्टर या जैसे जो भी देखते हैं, जैसे सलमान खान ले ले या जो भी एक्टर ले लें, तो उनका मुख्य पेशा क्या है, वो किस लिए जाने जाते हैं? अभिनेता के तौर पे। लेकिन अगर वो
कहीं कोई चित्रकारी का काम मतलब हो जाए तो वो बहुत जल्दी फेमस हो जाए कि सलमान खान ने फला चित्र बनाया, आमिर खान ने फला चित्र बनाया, क्योंकि वो बंदा, वे लोग ऑलरेडी इतना फेमस है तो वो कुछ भी कर देंगे, वो फेमस हो जाएगा। और जबकि एक वास्तविक चित्रकार को प्रसिद्धि पाने के लिए कितने साल लग जाते हैं। ठीक, मतलब जो किसी का वास्तविक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है, उस क्षेत्र में पहचान बनाने के लिए उसको समय लगता है। ठीक, लेकिन एक बार उसकी जब पहचान बन जाती है, उसके बाद अगर वो कुछ भी करे तो वो ऑलरेडी उसकी ख्याति हो जाती है। तो इस प्रकार से चित्रकारों में अगर बात करें कि आधुनिक चित्रकारों में कौन सा कलाकार ऐसा था जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सबसे पहले फेमस हुआ, तो वो रविन्द्रनाथ थे, क्योंकि वो ऑलरेडी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस थे। उन्होंने केवल चित्रकारी का काम जैसे ही उन्होंने शुरू किया, अपने चित्रों की प्रदर्शनी 1930 में की, वो और ज्यादा व्याख्यायित हो गए कि हाँ, एक रविन्द्रनाथ, पूरी दुनिया उनको जानती थी, पूरी दुनिया जानती थी। जब चित्रकारी का काम किया तो और लोग उनको जानने लगे। ठीक, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद इन्हें भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार कहा जाता है। रचनात्मक चित्रकार या क्रिएटिव आर्टिस्ट आप कह सकते हैं, रचनात्मक चित्रकार कहा जाता है, या क्रिएटिव आर्टिस्ट आप कह सकते हैं। यानी कि क्रिएटिव का मतलब क्या होता है, कुछ नया करना। तो इनके चित्रों में कुछ नया ही था, रंग लगाने का तरीका नया था। ठीक है, चित्रों में जो रूप रंग थे वो भी नया था। तो कई सारी चीजें थी जो इनके में नया था। इनके चित्रों का माध्यम, इनके चित्रों का माध्यम पेन व स्याही था। पेन व स्याही था। इनका प्रमुख चित्रण विषय नारी है। इनकी कला को जीवन संध्या की जीवन संध्या की प्रेयसी कहा जाता है। प्रेयसी कहा जाता है। 7वां पॉइंट कौन सा आएगा, देखिए, इनके चित्रों की शैली को आधुनिक विमूर्त शैली कहा गया। 8वां पॉइंट क्या है, देखिए, इनकी एक वो थी ऑटोबायोग्राफी, होम एंड वर्ड, घर संसार, होम एंड वर्ड, घर संसार नामक इनकी ऑटोबायोग्राफी है, या आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी है। ठीक, 9 नंबर देखिए, अगला पॉइंट कौन सा है, इन्होंने छापा कला की ड्राई पॉइंट व एचिंग विधियों में कार्य किया। लेकिन मुख्य रूप से चित्रकार ही हैं, छापाकार मत इनको समझने लगना। काम करना अलग बात है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये मेन पॉइंट आपके हो गए। इनके घसीट चित्रों को डूडलिंग्स कहा गया, ये भी एक पॉइंट याद रखें। ये भी पूछा जाता है कि किसके डूडलिंग चित्र प्रसिद्ध हैं। इनके घसीट चित्रों को डूडलिंग कहा गया। ठीक, और भी अन्य तथ्य हम लोगों ने पिछली बार लिखे थे, कोई मतलब नहीं है, उनको आप छोड़ सकते हैं।
लेकिन यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, मेरी ओर से आपकी क्लास फिनिश है। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।